पिरामिल फाउंडेशन ने किसके तहत मिलकर आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह आकांक्षी जिलों के जिला प्रशासन को बिना लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के देखभाल में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका नेतृत्व स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। पिरामिल फाउंडेशन और गैर सरकारी संगठनों के स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करेगा। यह घर पर कोविड मामलों के प्रबंधन के लिए जिला तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव भी कम होगा। यह जिलों में ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर के उपयोग की निगरानी भी रखेगा। अब बात आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग है क्या? यह भारत का कार्यकारी और नियोजन संस्था है जिसका नाम नेशनल अब नीति आयोग NITI इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और वर्तमान समय में राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय नौसेना को जुलाई 2021 में किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। 2020 में भारत और अमेरिका ने 24 MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मल्टी मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों से लैस है। यह हेलीकॉप्टर फ्रिगेट, विध्वंसक क्रूजर और विमान वाहक से संचालित हो सकते हैं। यह हेलफायर मिसाइलों, टारपीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से भी लैस है। इन हेलीकॉप्टरों को मुख्य रूप से पनडुब्बियों का शिकार करने और खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को अंतरिम रूप देने पर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अब बात हरियाणा की आती है तो जान लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये योजना की शुरुआत की तो वो कौन है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन की घोषणा की है। योजना के तहत पूरे राज्य में 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृक्षों की पहचान की जाएगी। इन पेड़ों की देखभाल स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। PVDPS यानी कि पर्यावरण प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से पुराने पेड़ों के रख रखाव के लिए हर साल 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की तर्ज पर हर साल पेंशन बढ़ाई जाएगी। हरियाणा के शहरों में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक जमीन पर ऑक्सीजन फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। ऑक्सीवन भूमि के टुकड़े हैं जिन पर लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ऑक्सीवन में चितवन में सजावटी और फूल वाले पौधे, पाखी वन में घर के पौधे और अन्य पौधे शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामयोना आरक्षित वन को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रामयोना आरक्षित वन किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। अब कोकराझार जिले में रामयोना आरक्षित वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप से नामित किया गया। यह काचू गांव वन प्रभाग, गोसाई गांव उपमंडल, कोकराझार जिले में स्थित है। यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में के भीतर स्थित है। यह भारत भूटान सीमा के पास अधिसूचित रीपू आरक्षित वन के उत्तरी भाग को कवर करता है।
यह गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी, बाघ, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल अन्य प्रजातियां हैं जो रायमोना रिजर्व में पाई जाती हैं। अब बात आती है असम की, तो यहाँ पे जो पहले से क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा असम के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आरक्षित वन संबंधी राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं का चराना प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। असम में वर्तमान में 20 वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 प्रस्तावित सहित अभी जो 3 प्रस्तावित हैं उन्हें लेके 3 टाइगर रिजर्व, 2 बायोस्फीयर रिजर्व और 1 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 जून 2021 को चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 जून 2021 को चुनाव आयुक्त के रूप में चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया। तो इन्हें कौन नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सुनील अरोड़ा के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अनूप चंद्र पांडे ने राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चुनाव आयोग में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 माह का होता है। अब बात आती है भारतीय चुनाव आयोग की, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्य को चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य और कार्यपाल पात्रता आदि से जुड़े। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है और राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और लद्दाख प्रशासन ने इसे स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। CESL जांस्कर घाटी क्षेत्र से अपना काम शुरू करेगा। यह सोलर मिनी और माइक्रो ग्रिड से जुड़े समाधान, ऊर्जा के मामले में दक्ष प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा भंडार आधारित समाधान, ऊर्जा के मामले में दक्ष खाना पकाने के स्टोव और विद्युत आधारित गतिशीलता संबंधी समाधानों पर काम करेगा। राज्य के सभी लोगों तक ऊर्जा की पहुंच लद्दाख प्रशासन की प्राथमिकता है। CESL और लद्दाख प्रशासन कई नवीनीकरणीय ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजना को लागू करेगा। CESL हीटिंग, खाना पकाने और परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा। यह लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल केंद्र शासित प्रदेश बनाने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कैंसर। टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था मुंबई के दल तथा भारत में कैंसर केयर ने पहली बार CAR-T सेल थेरेपी को अंजाम दिया। अब CAR-T सेल है क्या? इसकी फुल फॉर्म है सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। थेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। फिलहाल यह थेरेपी भारत में उपलब्ध नहीं है। BIRC और DBT ने पिछले 2 वर्षों में कैंसर के खिलाफ CAR-T सेल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई पहल की है। TMC IIT बॉम्बे टीम ने उनको उनके CAR-T उत्पाद के चरण 1 और 2 परीक्षण के संचालन के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। CAR-T सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग गंभीर खून के कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, ग्लायोब्लास्टोमा आदि रोगों के लिए किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद क्या है?
इसके बारे में अभी हम कल भी बात किए थे। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह अनुसंधान और नवाचार करने के लिए बायोटेक उद्यमों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये हवाई अड्डा कहाँ है? ये हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने वित्त वर्ष 2020-2021 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त की है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2020-2021 तक नेट एनर्जी न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा था। यह उनके सतत लक्ष्यों का हिस्सा है। BL ने वित्त वर्ष 2020-2021 से में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत की है। इसने हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में चिलर प्लांट ऑप्टिमाइजेशन कार्यान्वयन में 17 लाख यूनिट ऊर्जा को बचाया है। 2020-2021 में बेंगलुरु हवाई अड्डे ने अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 98% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया। BL ने बेंगलुरु हवाई अड्डे को पर्यावरणीय रूप से कुशल और सतत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। BL ने पवन ऊर्जा के अतिरिक्त 20 मिलियन यूनिट खरीदने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2021-2022 GDP वृद्धि अनुमान को 10.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 5.6%। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.6% वृद्धि की उम्मीद है। यह पिछले 80 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि होगी। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक उत्पादन वर्ष 2021 के लिए पूर्व महामारी अनुमान से 2% कम होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार लगभग 2/3 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रति व्यक्ति आय हानि 2022 तक कम नहीं होगी। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने 2021-2022 GDP विकास अनुमान को 10.1% से घटाकर 8.3% कर दिया। इसने 2022-2023 वित्तीय वर्ष के लिए 7.5% आर्थिक विकास का अनुमान लगाया। 2021 में चीन की आर्थिक विकास दर 8.5% और अमेरिका की विकास दर 6.8% रहेगी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार 6% की वृद्धि के साथ होगा और इस वर्ष कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास पिछले 20 वर्षों से सबसे धीमा होगा। अब बात आती है विश्व बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और डेविड मालपास विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस हाल ही में औपचारिक रूप से ओपन स्काई एक्ट से बाहर हो गया। ओपन स्काई संधि किस वर्ष लागू हुई? तो राष्ट्रपति पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर 2002 है, जो 1992 की ओपन स्काई हथियार नियंत्रण संधि से रूस के औपचारिक रूप से बाहर निकलने का संकेत देता है। 22 नवंबर 2020 को अमेरिका औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से हट गया था। जुलाई 2021 में बिडेन प्रशासन ने रूस को सूचित किया कि नवंबर 2020 में ट्रंप प्रशासन द्वारा संधि से हटने के बाद अमेरिका समझौते में फिर प्रवेश नहीं करेगा। ओपन स्काई संधि 1 जनवरी 2002 को प्रभावी हो गई थी। यह सदस्य देशों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है। 34 अन्य देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह 1992 में जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हाल ही में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ावा दिया है। यह अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु हथियार की कटौती के लिए संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सुनील छेत्री हाल ही में किस खिलाड़ी के पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? तो सुनील छेत्री, इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। और ये सुनील छेत्री एक फुटबॉल प्लेयर है।
सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और वह 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2022 में फीफा विश्व कप और 2003 AFC एशियाई कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में भी रिकॉर्ड बनाया। वह इस समय सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्ड 103 से पीछे हैं। उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर में भारत को 6 साल में पहली जीत दर्ज करने में मदद की। छेत्री विश्व फुटबॉल के सर्वकालिक शीर्ष से 10 में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक गोल दूर हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल है। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए इंटरपोल द्वारा शुरू किए गए नए वैश्विक डेटाबेस का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आईफॉर्मलिया। डेटाबेस को आईफॉर्मलिया नाम दिया गया। यह परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करके सदस्य देशों में कोल्ड मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करेगा। इंटरपोल के अनुसार डेटाबेस ने दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव के अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के डीएनए का इस्तेमाल किया। आईफॉर्मलिया के 3 घटक हैं। किसी भी आपराधिक डेटा से अलग रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किए गए डीएनए प्रोफाइल को होस्ट करने के लिए एक समर्थित वैश्विक डेटाबेस, और डीएनए मिलान सॉफ्टवेयर बोनापार्ट, जिसे डच कंपनी स्मार्ट रिसर्च द्वारा विकसित किया गया। इंटरपोल द्वारा विकसित व्याख्या दिशा निर्देश। अब इंटरपोल है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ICPO आमतौर पर इंटरपोल के नाम से बोलते हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियो में है। इसका गठन 1923 में हुआ था। किम जोंग यांग इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। तो